हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है उसके 3 इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि होगा जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो जीरोथ लॉ समझ लेते हैं। अब जीरोथ लॉ क्या बताता है, तो वो समझने के लिए हमें ए, बी और सी ऐसी 3 बॉडी कंसीडर करनी पड़ेगी। यानी हमने ऐसी 3 बॉडी ले ली जिसका नाम है ए, बी और सी। तो जीरोथ लॉ ये बताता है कि अगर बॉडी बी जो है वो बॉडी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बी जो है वो बॉडी ए के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये एरो क्या बताते हैं दोनों कि बी और ए दोनों एक दूसरे के साथ क्या क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम यानी क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी जो बॉडी ए का टेम्परेचर है वही बॉडी बी का टेम्परेचर है। जैसे कि बॉडी ए का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री है तो बी का भी कितना होगा, 80 डिग्री। तभी तो जाके हम बोलेंगे कि ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, फिर जीरोथ लॉ ये बताता है कि और अगर बॉडी सी जो है वो भी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, बॉडी सी जो है वो भी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, यानी ए और सी का दोनों का टेम्परेचर सेम हो, यानी ए का टेम्परेचर 80 तो सी का भी कितना होना चाहिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी जाके ए और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दोनों के टेम्परेचर सेम है। तो ये लॉ क्या बताता है कि अगर बी का टेम्परेचर ए के बराबर हो, यानी बॉडी बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, बॉडी सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों बॉडी है बी और सी उनके भी टेम्परेचर सेम होंगे, यानी वो दोनों बॉडी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, देख लेते हैं कि इफ बॉडीज बी एंड सी, इफ बॉडीज बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी ए, यानी बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, तब हम क्या बोल सकते हैं, देन बॉडी बी एंड सी आर ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो आई होप आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 12th में 10th में भी आ चुका है, जिसे हम बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो एनर्जी है उसे हम बना नहीं सकते और उसे हम मिटा भी नहीं सकते, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही लॉ यहां पे लिखा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम बना नहीं सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसे मिटा भी नहीं सकते, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, उसका फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वर्क एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी को भी हम वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर ये हमारा सिस्टम है, ये मेरे हाथ, इसे अगर मैं वर्क दूं, इसे अगर मैं वर्क दूं, ऐसे करके घिसू, वर्क दूं और यहां पे रखूं, तो क्या हमें मिलेगा, हीट मिलेगा। यानी वर्क को किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट में कन्वर्ट कर दिया। और अगर इंजन की बात करें तो इंजन में क्या होता है, फ्यूल डालते हैं, फ्यूल का कंबशन होता है, हीट बनता है, हीट के कारण क्या होता है, इंजन का जो मेन शाफ्ट है वो रोटेट होना शुरू कर जाता है, जिसके कारण हमें वर्क मिलता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है सेकंड लॉ। अब ये जो सेकंड लॉ है वो 2 साइंटिस्ट ने बनाया था। पहले साइंटिस्ट थे केल्विन प्लैंक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था, दूसरे थे क्लॉजियस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था। दोनों के स्टेटमेंट को हम अगर कंबाइन करते हैं तो वो बन जाता है सेकंड लॉ। तो पहले केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो केल्विन प्लैंक ने क्या किया कि एक हीट इंजन ले लिया, यानी कि एक इंजन ले लिया। वो इंजन को उन्होंने 2 रिजर्वायर के बीच में रख दिया। रिजर्वायर यानी क्या, एनर्जी का जो स्टोरेज होता है उसे रिजर्वायर बोलते हैं। एक रिजर्वायर को उन्होंने सोर्स बोल दिया। सोर्स यानी क्या, एक तरीके का रिजर्वायर जहां से हम हीट एनर्जी को लेंगे, और दूसरे रिजर्वायर को उन्होंने बोल दिया श्रिंक। श्रिंक यानी क्या, वो भी एक तरीके का रिजर्वायर है जहां पे हम हीट एनर्जी को रिजेक्ट करते हैं। सोर्स का टेम्परेचर उन्होंने बोल दिया T1 है और श्रिंक का टेम्परेचर उन्होंने बोल दिया T2 है। और यहां पे हम मानते हैं कि T1 ग्रेटर देन T2, यानी सोर्स का जो टेम्परेचर है वो श्रिंक से ज्यादा है। ठीक है, अब हीट इंजन उन्होंने ले लिया, दोनों के बीच में रख दिया, और उन्होंने क्या बोला कि अगर ये हीट इंजन है उसे अगर वर्क प्रोड्यूस करना है, हीट इंजन को अगर वर्क प्रोड्यूस करना है, तब हीट इंजन को कंपलसरी
ये जो दो रिजर्वायर है उसके साथ खुद की हीट एनर्जी Q1 और Q2 एक्सचेंज करनी होगी, तभी जाके हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस कर सकता है। वापस एक बार, हीट इंजन को अगर वर्क प्रोड्यूस करना है तब कंडीशन क्या है, तब ये हीट इंजन को ये जो रिजर्वायर है जो T1 और T2 डिफरेंट टेम्परेचर पे है उसके साथ अपनी जो हीट एनर्जी है Q1 और Q2 उसके साथ हीट एनर्जी दोनों के साथ एक्सचेंज करनी पड़ेगी, तभी वर्क हीट इंजन प्रोड्यूस कर सकता है। तो वही स्टेटमेंट यहां पे लिखा है कि इफ अ हीट इंजन वांट्स टू प्रोड्यूस द वर्क, अगर हीट इंजन को वर्क प्रोड्यूस करना है तब देन इट हैज टू एक्सचेंज क्या, इट्स हीट एनर्जी Q1 and Q2 with two reservoirs which are present at different temperatures T1 and T2। तो ये हो गया केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम देख सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है वो कहां से कहां जा रही है, वो जा रही है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर, ऐसे जा रही है हायर टेम्परेचर से लेके लोअर टेम्परेचर की ओर। और हमें पता है कि हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये हमें पता है, ठीक। अब क्लॉजियस ने क्या बोला, तो सबसे पहले तो क्लॉजियस ने एक हीट पंप लिया। हीट पंप यानी क्या कि ऐसा एक डिवाइस विच कैन मेंटेन हायर और लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी हीट पंप जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकता है या फिर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम भी टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। वो हीट पंप को भी सोर्स और सिंक के बीच में रख दिया, दो रिजर्वायर के बीच में रख दिया, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर भी जा सकती है। जनरली हमें क्या पता है, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ही जाती है, लेकिन क्लॉजियस ने क्या बोला कि हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर भी जा सकती है। अगर ले जाना है तो ऑटोमेटिक तो जाने से रही, तो अगर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर हीट को अगर हमें भेजना है तब हमें कुछ बाहर से ये जो हीट पंप है उसे वर्क देना पड़ेगा। यानी अगर वर्क हमने नहीं दिया हीट पंप को तो हमेशा हीट हायर से लोअर टेम्परेचर पे ही जाएगी, ऐसे ही जाएगी। लेकिन अगर हीट पंप को हमने कुछ वर्क दे दिया तो क्या हो जाएगा, हीट जो है वो लोअर से हायर की ओर जा सके। कब जाएगी लोअर से हायर, जब हम कोई एक्सटर्नल वर्क देंगे तभी हीट कैन फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। तो वही स्टेटमेंट में लिखा है कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ये लोअर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर, T2 कैसा है, लोअर से हायर हीट जा सकती है। कब, बट फॉर दैट सम एक्सटर्नल वर्क, फॉर दैट सम, अगर फ्लो करानी है तो बट फॉर दैट सम एक्सटर्नल वर्क मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे हमारा ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।